कंटिन्यू करते हैं। और ये लेक्चर जो है वो 1 और 2 की सीक्वेंस में ही आप देखें। इसमें अगर जब आपको एफटी समझ आ जाएगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते कैसे हैं और उसके रूल्स क्या क्या हैं, तो फिर हम जो है वो क्लोजर निकालने की तरफ जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि क्लोजर कैसे निकालते हैं और एफटी से हम सुपर की और की को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा ये कि जो लॉसी डिकम्पोजिशन है वो क्या होती है। अच्छा, हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर वापस आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक बड़ा मेगा रिलेशन था जिसको हम ब्रेक डाउन हमने किया था। वो ब्रेक डाउन की स्पेस के ऊपर किया था कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि मिक्स हुई हुई हैं, तो इनको हम अगर इस शक्ल से अलहदा कर लें तो फिर हमारा काम हो सकता है। तो हमने फिर इनको बाद में अलहदा कर लिया था, और फिर इसके बाद हमने जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाली थी, और हमने अखज़ किया था कि हम कुछ रूल्स को यूज करके जो गिवन एफटीज हैं उससे नई एफटीज जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। फिर फाइनली हम यहाँ पे एंड कर पाए थे कि जब हमने सोचा था कि ये सारी प्रोसेस गो थ्रू करने के बजाय हम कोई अल्गोरिथमिक वे के साथ नहीं चल सकते क्या। तो वो अल्गोरिथमिक वे बेसिकली हमारा जो है वो क्लोजर है। क्लोजर को आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे नोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, और आपको रास्ता मिलता जा रहा है। आपने यहाँ से शुरू किया और आप इस नोड से इधर गए हैं, और आप सो ऑन, आप इस नोड के बाद आपको फर्दर आगे जो भी रास्ते मिलते गए हैं आप उनको लेते लेते आप इवेंचुअली एंड पे एक फाइनल स्टेटमेंट तक पहुंच गए हैं, एक फाइनल नोड तक पहुंच गए हैं, जिससे आपको शुरू से लेकर एंड तक का पूरा रास्ता जो है वो मिल गया है। अब क्लोजर को देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। क्लोजर के लिए एक एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस एल्गोरिदम को समझाने से पहले मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जबान में, आसान जबान में क्लोजर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, और फिर आपको एल्गोरिदम जो है वो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि आपके पास कोई गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगी A1 से AN तक, और कुछ एफटीज होंगी। ठीक है, आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं और आपके पास एफटीज है, ये दो चीजें आपके पास मौजूद हैं। और अगर आपको कोई ये कहता है कि कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का आपने क्लोजर लेना है, तो वो मे बी अगर A1 और A2 का लेना है तो इस तरह से आप करली ब्रैकेट्स में लिख रहे होंगे, उसके साथ एक प्लस ऊपर टॉप पे लग जाएगा। अब ये क्लोजर के बाद लेने के बाद आपके पास कुछ मजीद सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो आएंगी, जो कि जिनको हम कह देते हैं कि फिलहाल वो बी है। और हम इसका ये मतलब होगा, क्लोजर लेने के बाद हम इवन एंड पे ये भी कह सकेंगे कि A1 A2 फंक्शनली डिटरमाइंस दिस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये बेसिकली क्लोजर का मतलब है, जिससे हमें ये पता चल जाता है इवेंचुअली सारे रूल्स को इस्तेमाल करके कि एफडी क्या बन रही है। तो एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये तीन एफडीज हैं, नेम, कलर, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, कलर, कैटेगरी और प्राइस। जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में एक टेबल था जिसमें नेम का कॉलम था, कलर का कॉलम था, कैटेगरी थी, प्राइस थी और डिपार्टमेंट थे। ये 5 कॉलम थे। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि नेम की एट्रीब्यूट का आपने क्लोजर लेना है, तो मैं ये देखूंगी कि पहली बात तो ये कि इस क्लोजर में नेम जो एट्रीब्यूट है वो खुद ही शामिल हो जाएगी। इसके अलावा मैं ये देखूंगी कि ऐसी कौन सी एफडीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि नेम को यूज करके कुछ फंक्शनली डिटरमाइन कर रही हो। तो ये एग्जिस्ट करता है नेम, और नेम से कलर आ रहा है हमारे पास, तो मैं इस सेट के अंदर कलर को भी ऐड कर दूंगी। फिर बाद में मैं ये देखूंगी कि ऐसी कौन सी कोई एट्रीब्यूट्स हैं जो कलर को, नेम को, या कलर और नेम दोनों को इकट्ठे यूज करके कुछ डिटरमाइन कर रही हो। तो नेम से कलर जो निकल रहा था वो तो हमने डाल दिया, नेम से नेम भी हमने डाल दिया, कलर से कलर, कलर पहले ही मौजूद है। यानी कि ये भी हो सकता है हमारे पास कोई डिपेंडेंसी हो, तो वो मौजूद है भी सही, तो वो यहाँ कलर मौजूद है। इसके अलावा कलर और कैटेगरी से इकट्ठे प्राइस निकलती है, लेकिन कलर और नेम से कुछ और नहीं निकल रहा, तो ये इसका क्लोजर जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब अगेन अगर मुझे कोई कहता है कि नेम और कैटेगरी, इन दो एट्रीब्यूट्स का क्लोजर लेके बताएं, तो हम क्या करेंगे। नेम और कैटेगरी में नेम से नेम, यानी नेम ट्रिवियल डिपेंडेंसी, नेम से नेम हमारे पास आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। कैटेगरी से कैटेगरी अगेन ऐड हो जाएगी, ट्रिवियल डिपेंडेंसी। आप कैटेगरी से कैटेगरी भी निकाल सकते हैं। अब ये दोनों जब हमारे पास निकल आएंगे, अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये नेम है, तो क्या नेम की कोई एफडी एग्जिस्ट करती है जैसे कुछ और डिटरमाइन हो रहा हो, ये एफडी एग्जिस्ट करती है। नेम से हमारे पास कलर आ रहा है, तो हम इधर कलर भी ऐड कर देंगे। फिर हम फर्दर देखेंगे कि कैटेगरी से कुछ आ रहा है कि नहीं, कैटेगरी से डिपार्टमेंट आ रहा है हमारे पास FD2, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट भी ऐड कर देंगे।
अब हम देखेंगे कि नेम, कैटेगरी, कलर और डिपार्टमेंट से कहीं कुछ और तो नहीं आ रहा, तो कैटेगरी और कलर से हमारे पास प्राइस भी आ रही है, तो हम प्राइस भी ऐड कर देंगे। तो जब सारे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे इवेंचुअली, तो हम बस कर देंगे। तो होपफुली आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही हो कि हम क्लोजर लेते हैं। हमने क्लोजर लिया, और क्लोजर लेने के बाद हमने ये देखा कि कौन से रूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज करके हम इसमें मजीद एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे नेम वाले केस में, पहली एट्रीब्यूट के क्लोजर के केस में, नेम से हम जो भी फंक्शन एफडी एग्जिस्ट करती थी वो हमने इसमें ऐड कर दिया। सो नेम के साथ जो कलर भी ऐड हो गया, और नेम से ट्रिवियल डिपेंडेंसी के थ्रू नेम भी ऐड हो गया। इसी तरह से नेम और कैटेगरी से हमारे पास नेम और कैटेगरी भी आ गई, और नेम से कलर आ गया, और कलर और कैटेगरी से इकट्ठे हमारे पास जो है वो प्राइस भी मौजूद हो गई, और इसी तरह से कैटेगरी से डिपार्टमेंट भी आ गया। तो ये क्या बात हो रही है, ये वो सारे रूल्स हैं जो हमने पहले सीखे थे, जिसमें हमने कहा था कि इफ ए इज डिटरमाइनिंग बी, और यहाँ पे आ गया नेम और कैटेगरी, और नेम और कैटेगरी से हमारे पास जो है वो नेम और कैटेगरी आ रही है, जबकि नेम से हमारे पास कलर भी आ रहा है। तो हम इसको बाय ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रूल अगर आप याद करें, तो हम यहाँ पे इसके आगे कलर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कलर का क्लोजर लें, तो कलर के क्लोजर से कुछ और नहीं निकलता, तो वो सिर्फ कलर ही आ जाएगा। अब अगर इसको आप एल्गोरिथम के तहत देखें, तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप एक्स से स्टार्ट लें, और एक्स के अंदर जो है वो कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं जिनका आपने क्लोजर लेना है, और आपके पास एफ डीज मौजूद हैं, जिसका भी आपने क्लोजर लेना है वो एक्स है, और जो एफ डीज है वो इधर है। आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो भी एफ डी कोई नई तलाश करेंगे एफ सेट के अंदर, और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, अगर वो सबसेट है एक्स का, हमने क्या किया था, पहले पे ट्राई करते हैं। नेम से नेम के क्लोजर लेने में हमने ये देखा था कि कोई ऐसी एफडी एग्जिस्ट करती है जिसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्स का सबसेट हो, और एक्स हम स्टार्ट हुए थे नेम से। तो हमने अपनी एफटीज में देखा कि हाँ जी, ये एक एफटी एग्जिस्ट करती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे एक्स सेट में मौजूद है। हमने उसको पिक किया, और उसको उसका जो राइट हैंड साइड थी उसको हमने एक्स में डाल दिया। तो अब एक्स के अंदर हमने फर्स्ट आइट्रेशन में कलर भी शामिल हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से आइट्रेशन चलाई, और हमने कोई एफटी ढूंढी कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स में मौजूद हो। तो ऐसी कोई एफटी बाकी नहीं रह गई थी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड तक मौजूद हो। हमने वहीं पे रोका और एक्स प्लस को रिटर्न कर दिया, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेम और कलर ऑटोमेटिकली वापस आ गया। अब अगर मैं नेम और कैटेगरी के ऊपर इसको ट्राई करूं, तो स्टार्ट होगा एक्स विद नेम, और कैटेगरी में शॉर्ट करके लिख रही हूँ। फिर हमने कोई एफटी ढूंढनी है, नेम हमें मिला, और नेम जो था इट इज सबसेट ऑफ एक्स, नेम नेम इसमें प्रेजेंट था, तो हमने नेम से निकलने वाले कलर को अपने सेट में भी डाल दिया, तो कलर कलर भी शामिल हो गया। फिर अगेन हमने दोबारा से इटरेशन चलाई और ढूंढा कि कोई ऐसी एफडी मिल जाए जो जो एक्स में शामिल हो। तो कैटेगरी मिली हमें एफडी 2, जो कि एक्स में शामिल थी। हमने इसकी पैक की और इसकी सी साइड को इसमें ऐड कर दिया, तो डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया। फिर हम अगेन दोबारा से चले, और हमने एफडी कोई ढूंढी जो मौजूद हो हमारे एक्स सेट में। तो इसमें कलर और कैटेगरी था, और कलर और कैटेगरी हमारे एक्स सेट में मौजूद था, तो हमने इसकी भी सी साइड को अपने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद अगेन हम चलते गए, और अब हमें कोई एफडी नहीं मिली और एक्स मजीद चेंज नहीं हो रहा था, तो हमने एक्स प्लस को सिंपली रिटर्न कर दिया। सिमिलरली ये कलर के ऊपर भी ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है। अगर तो आपकी कोई एट्रीब्यूट का क्लोजर लेने से, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्लोजर लेने से आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएं, जैसे पीछे हमारे पास नेम और कैटेगरी के केस में हुआ था कि टेबल के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वो उस टेबल की सुपर की है, यानी कि वो की के तौर पे क्वालिफाई कर सकती है। अब जब हम प्राइमरी की बात करेंगे, तो सबसे छोटी सुपर की जो होगी, क्योंकि मल्टीपल ऐसे हमारे पास सबसेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जिनका क्लोजर लेने से हमारे पास ऑल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो टेबल की आ जाए। तो उसमें इन सारे मल्टीपल सुपर कीज में से जो सबसे छोटी पॉसिबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगी, वो हमारी प्राइमरी की के तौर पे क्वालिफाई करेंगी। ये भी हो सकता है कि हमारे पास कई ऐसे जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हों जो कि मिनिमल हो और साइज में एक जैसे हों। तो इन सब में से जो एक आप फाइनल भी कंक्लूड करेंगे वो आपकी की बनेगी, और बाकी सारी ये दो जो है
जो ये आपकी कैंडिडेट की के तौर पे सर्व करेंगी। और शॉर्ट बात ये है कि ये सारी सुपर कीज हैं, लेकिन जब उन सुपर कीज में से आप मिनिमल को सिलेक्ट करते हैं तो वो कैंडिडेट बन जाती हैं। मिनिमल एट्रीब्यूट्स जो आपके पास आती हैं कैंडिडेट बन जाती है, और उन कैंडिडेट्स में से जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं, फाइनली अपनी टेबल की प्राइमरी की बनाते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपकी प्राइमरी की या की बन जाती है। ठीक है, तो सुपर की डेफिनेशन में क्या हुआ कि अगर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को आप जब क्लोजर लेते हैं, अगर वो सारी एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं तो वो सुपर की है, और अगर वो मिनिमल है तो वो की होगी। एग्जाम्पल हमारे पास जो हमने पहले चलाई थी नेम और कैटेगरी के ऊपर, ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट किया था। तो हमने पहले नेम और कलर से कलर ऐड कर दिया, फिर हमने कैटेगरी के थ्रू उसमें डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, और फाइनली फिर हमने कलर और कैटेगरी से प्राइस भी उसके अंदर जो है वो ऐड कर दी। इसी तरह से आप इसको पॉज करके इसका क्लोजर निकालें। गिवन सेट ऑफ एफडीज ये है, रिलेशन ये है, आप ए बी प्लस का क्लोजर निकालें तो ए बी प्लस से ए बी भी आ जाएगा, और ए एफ से आपके पास ए एफ भी आ जाएगा। ए बी से आपके पास सी अब आ सकता है, सी इसमें ऐड हो जाएगा, और ए एफ से बी आ सकता है, बी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर अगेन आप ढूंढें कोई और एफ डी, ए और डी, ए और डी से ई आ सकता है, इसमें ई आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आपके पास ए एफ से जब आपने ये तीन चीजें आप निकाल चुके थे, उसके बाद आपने ढूंढा बी से जो है वो डी आ सकता था, डी ऐड हो गया। और आपके पास जो है वो ए डी से, ए और डी से ई आ सकता था, ई भी आपके पास ऐड हो गया, और ए और बी से सी आ सकता था, वो भी ऐड हो गया। तो ये क्लोजर, इसके क्लोजर से ऑल एट्रीब्यूट्स आ गई। जबकि इस वाले पोर्शन पे स्पेसिफिकली ए बी से हम यहाँ तक निकाल चुके थे, ए बी और सी हमारे पास आ गया था, और बी से डी हमने शामिल कर लिया, ये बी से डी आ गया, ऐड हो गया, और फिर हमारे पास ए डी से ई आ गया, ए ये था, डी ये था, और ई शामिल हो गया। तो क्लोजर से हमने इसके एट्रीब्यूट्स निकाली, लेकिन इसमें एफ नहीं आ सका, जबकि इसमें एफ आ गया, इसमें ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स आ गई। अब ये है कि हम सारी एफ टीज किस तरह से निकाल सकते हैं। हम बारी बारी हर एट्रीब्यूट फाइंड आउट करें और सबसेट्स देखें और उनका क्लोजर निकालते रहें तो हमें एफ डीज मिल जाएंगी। जैसे लेट्स से हमारे पास गिवन सेट ऑफ एफ डीज ये तीन हो, और फिर अब हम सारे पॉसिबल क्लोजर्स निकालना शुरू करते हैं। पहले हमने ए का क्लोजर लिया, ए के क्लोजर से ए ही आया। बी का क्लोजर लिया तो बी के क्लोजर से डी और बी दोनों आ गए, क्योंकि ये बी से डी निकल रहा है। फिर सी का क्लोजर लिया, सिर्फ सी ही आया। फिर डी का क्लोजर लिया, ओनली डी आया। फिर हमने ए बी का क्लोजर लिया तो ए बी सी दोनों तीनों आ गए हैं, और बी से डी निकल रहा है तो डी भी शामिल हो गया। फिर हम ए सी का क्लोजर लेंगे, ए सी के क्लोजर से सिर्फ ए सी आया। ए डी के क्लोजर लेने से अब यहाँ पे चेक करें, ए तो आ ही रहा है, और हमारे पास डी, यहाँ पे क्लोजर लेने से बी भी शामिल हो जाएगा, और डी तो पहले ही ए डी का क्लोजर ले रहे हैं, और बी से डी आ गया और ए बी से सी आ गया, तो ए बी सी डी चारों हमारे पास आ गए। फिर हमारे पास फाइनली ए बी सी का क्लोजर, ए बी डी का क्लोजर, ए सी डी का क्लोजर, इन सब के क्लोजर जो है वो ए बी सी डी के इक्वल आए हैं। इसी तरह से बी सी डी के क्लोजर यही है। लेकिन अब ये है कि हम कितना फाइंड आउट करते रहें, क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सारे हर तरह के पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का निकालते रहें। तो आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे अगर ए बी सी आ गया है तो ए बी सी आने के मतलब ये है कि ए बी सी का क्लोजर अगर आपको पता है कि एंड पे वो डी तक ही जाएगा, तो क्या आपको ये चीज़ दोबारा निकालने की ज़रूरत थी? यानी जो एट्रीब्यूट्स अगर इधर आ गई हैं, पूरी आ चुकी हैं, और उनसे आप बाकी चीज़ें निकाल पाए हैं, तो क्या उन्हीं एट्रीब्यूट्स के थ्रू दोबारा निकालने की ज़रूरत है? तो शायद उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से अपने ट्री को ट्रिम कर सकते हैं कि जो ट्री हर सेट ऑफ पॉसिबल एट्रीब्यूट्स आप ग्रो करके चला रहे हैं, तो जो पहले आंसर निकल चुका है उसको दोबारा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आपको जो है वो उनकी एफ टीज जो हैं वो पता चल जाएंगी, जो कुछ इस शक्ल में आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, अब इसमें से आप की को फाइंड आउट करें। ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इनका क्लोजर लेके देखें, और अगर तो सारी एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं तो वो फिर सुपर की के तौर पे क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नेम और कैटेगरी का क्लोजर लें तो हमारे पास नेम, प्राइस, कैटेगरी और कलर आ जाता है, तो जिसका मतलब है कि ये सुपर की के तौर पे क्वालिफाई तो कर गई हैं। लेकिन ये क्या ये की है कि नहीं? तो की के लिए देखने के लिए आपको मिनिमल सुपर की ढूंढनी होती है, और मिनिमल सुपर की का मतलब है कि ये दो एट्रीब्यूट्स से मिलके एक की बन रही है। तो एक एट्रीब्यूट कोई ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका क्लोजर लेने से ऑल एट्रीब्यूट्स आ जाए।
तो ऐसी कोई एट्रीब्यूट हमारे पास फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करी, जिसका मतलब ये है कि इसी को ही हम की के तौर पे क्वालिफाई करवा लेंगे। ओके, सो अब जो है इनमें से अगर आपके पास एग्जांपल दूसरी देखते हैं, ये अगर आपके पास टेबल हो और ये 4 कीज हमें पता हो, इस टाइम पे इस टेबल की जो की है वो बन रही है टाइटल और ईयर, लेकिन टाइटल ईयर और स्टार नेम भी की बन सकती है, सिंपल टाइटल और ईयर भी बन सकती है। क्या ईयर और स्टार नेम बन सकती है कि नहीं? इसको अगर आप देखें, ईयर ये हो और स्टार नेम ये हो, तो जहाँ ईयर और स्टार नेम डिफरेंट है वहाँ टपल भी डिफरेंट है कि नहीं, वहाँ वो देखें आप, क्या टाइटल और स्टार नेम से बन सकती है कि नहीं। तो फाइंड आउट करें कि इस टेबल की जो है वो कौन सी होगी। तो कुछ बस की पॉइंट्स ये हैं कि हर की जो है वो सुपर की कहलाती है, लेकिन कुछ सुपर कीज मिनिमल कीज नहीं होती। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है कि अगर टाइटल और ईयर और स्टार नेम अगर आपकी सुपर की है तो ये भी आपकी सुपर की है, ये दोनों आपकी सुपर की हैं, लेकिन ये छोटी सुपर की है और ये बड़ी सुपर की है। और ये पॉसिबल है कि इसका भी कोई शॉर्ट टाइटल और ईयर को मिला के भी हम की बना सकें, और टाइटल और ईयर भी सुपर की होगी, लेकिन वो मिनिमल सुपर की होगी। इसी तरह से कैंडिडेट की का आपको बता दिया कि वो पॉसिबल मिनिमल की है, और प्राइमरी की आपकी फाइनली सिलेक्टेड मिनिमल की है। अच्छा, अब आप ये करें कि आप ये पॉज करें और इस रिलेशन के अंदर से अपनी एफ जो है वो फाइंड आउट करें और देखें कि कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। इस एग्जाम्पल को भी देखें, इसमें हमारे पास रिलेशन है, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और हमसे सवाल ये किया गया है कि हाउ मेनी सुपर कीज आर हैज़, आर के अंदर कितनी सुपर कीज हैं। अगर सिर्फ एक ही की हो A1, इस बात का आप जवाब दें, और अगर तो दो प्राइमरी कीज एग्जिस्ट करती हो A1 A2, और अगर हमारे पास ये दो कीज एग्जिस्ट करती हो या फिर ये दो कीज एग्जिस्ट करती हो, तो आर के अंदर कितनी सुपर कीज होंगी। और अब हम जो है इसके बाद ये देखते हैं कि डिकम्पोजिशन के अंदर हमें किस तरह के मसाइल आ सकते हैं कि टेबल्स में से एफ टीज तो निकाल लें और बाद में शायद हम उसको डिकम्पोज भी कर लें, लेकिन किस तरह के मसले जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे ये रिलेशन है, इस रिलेशन में से हमने दो सब रिलेशन जो है वो प्रोजेक्ट कर लिए हैं। तो लेट्स से कि ये एग्जांपल 1 है जिसमें हमारे पास नेम, प्राइस और कैटेगरी के कॉलम हैं, और हम इसको डिकम्पोज करते हैं दो रिलेशंस में। एक में हम नेम और प्राइस के एट्रीब्यूट ले जाते हैं और दूसरे में हम नेम और कैटेगरी ले जाते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, आप इसको पॉज करके सोचें। यहाँ पे हमारे पास है गिस्मो 19.99, वन क्लिक 24.99 और अगेन गिस्मो 19.99, वो तीनों हमने यहाँ पे शामिल कर ली। इसी तरह से इधर हमने नेम के साथ कैटेगरी की मैपिंग जो है वो शामिल कर लिया। अब हमने ये भी फैसला करना होता है कि डिकम्पोजिशन हमारी सही हो, इसका फैसला कैसे होना है। एक और एग्जांपल सेम के ऊपर ट्राई करते हैं। इस दफ़ा हम ये करेंगे कि हम अपने टेबल ज़रा डिफरेंट तरीके से डिकम्पोज करते हैं। हमने नेम और कैटेगरी को एक तरफ कर दिया और प्राइस और कैटेगरी को अलग कर दिया। पहले हम नेम और कैटेगरी को जो है ना वो इस तरफ कर रहे थे। अब इससे कुछ गड़बड़ क्रिएट हुई है जो कि आप शायद अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुआ है। इससे हमारा डाटा कुछ लॉस हो गया है। क्यों लॉस हो गया है? आप इसका जॉइन लेके स्लाइड को पॉज करें और इन दोनों टेबल्स का जॉइन लें और फिर बताएं कि क्या ये टेबल वापस आपको मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ देखें कि आपने जब जॉइन लिया होगा तो आपने नोटिस किया कि हमने इस गिस्मो गैजेट को क्योंकि कैटेगरी कॉलम की बेस पे जॉइन हो रहा होगा, तो गैजेट सेम है, तो गिस्मो 19.99 गैजेट एक टपल तो आ गई, ये पेरेंट में भी थी इधर भी थी, सही हो गया। फिर गिस्मो और गैजेट कहीं और किसी से गैजेट नहीं हो रहा, तो ये टपल अब निकल गई। वन क्लिक और कैमरा, कैमरा किसके साथ मैच कर रहा है? दो के साथ मैच कर रहा है, तो दो टपल शायद प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक तो वन क्लिक 24.99 कैमरा और फिर अगेन वन क्लिक 19.99 कैमरा, ये भी इंक्लूड हो गया हमारे पास, इसकी मैपिंग पूरी हो गई। फिर हम तीसरी को देखेंगे, गिस्मो और कैमरा, कैमरा अगेन इनके दो के साथ मैच कर रहा है, तो गिस्मो एक 19.99 कैमरा के साथ अटैच हो जाएगा और गिस्मो 24.99 कैमरा के साथ भी अटैच हो जाएगा। अब गड़बड़ कहाँ पे हो गई? आपके सामने क्वाइट अच्छे तरीके से विजिबिलिटी आ गई है कि आपके पास इनिशियल रिलेशन में 3 टपल्स थी, जॉइन लेने के बाद आपके पास 5 टपल्स हो गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप
आपकी डाटा में कोई गड़बड़ आ गई है, इस तरह की गड़बड़ को हम कहते हैं कि ये लॉसी डिकम्पोजिशन हो गई है। यानी कि आपने डिकम्पोज किया है, लेकिन अब डिकम्पोज होने से आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई है, जो चीज़ें आपके पास नहीं थी वो ऐड हो रही हैं, या जो आनी चाहिए थी वो निकल गई हैं। सो हम अगर अखज़ करें, से नतीजा निकालें कि अगर हमें कोई ये कहे कि आपकी डिकम्पोजिशन सही हुई है कि नहीं हुई, तो इसका फ़ैसला इसी बात पे होगा कि अगर आप दोनों जो सब रिलेशंस हैं उनका जॉइन लेने से अगर पेरेंट रिलेशन वापस आता है, तो हम कहेंगे कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन हुई है, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि नहीं हुई।